बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज की अहम खबरों पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से ब्यूरो चीफ मुमताज़ मंगिश, कराची स्टूडियो से शाहिद हुसैन सैलरा और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है फ़हीम अमीन ने। नाजरीन, आज सबसे पहले बात करते हैं सिंध की, जहाँ पर तालीमी एमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। सिंध में 2.5 अरब रुपए मिलने के बावजूद भी किताबें नहीं छप सकी हैं, जिसके सबब सैकड़ों तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल भी दाव पर लगा हुआ है। किताबें ना मिलना तो एक तरफ, बल्कि कराची का मैट्रिक बोर्ड ताहाल 10वीं जमात के नताइज का ऐलान भी नहीं कर सका है और तलबा को 9वीं जमात के नताइज पर फर्स्ट ईयर में दाखिले दिए जा रहे हैं। मजीद इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन सैलरा। शाहिद, से पहले तो ये बताएं कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का काम सिर्फ किताबों की बरवक्त इशाअत करना है। हर साल की तरह इस साल भी किताबें वक्त पर शाया क्यों नहीं हो सकी हैं फिर? देखें, जो इसमें चेयरमैन है खासतौर पर सिंध टेक्स्ट बोर्ड के, उनका तो ये मानना है कि जो सूबे में किताबें छापी गई हैं पूरा साल उनकी जिम्मेदारी है और 44,53,686 किताबों के सेट छापे गए, जिसमें 2,43,51,475 किताबें जो हैं शामिल हैं। लेकिन बच्चों को उनका ये दावा है कि पहुँचा भी दी गई हैं। ये मामला खुला तब जब अदालत में पहुँचा ये सारा केस लेके, जिसमें बताया गया कि 2.5 अरब रुपए तो इनको जारी किए गए, लेकिन उसके बावजूद किताबें नहीं पहुंच सकी। ना सिर्फ सिंध के दूर दराज इलाकों में बल्कि कराची जैसे शहर में भी जो है वो स्कूलों में किताबें नहीं है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं अपना तालीमी साल शुरू नहीं कर सके। जो सोर्सेज है उनका ये बताना है कि जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जिम्मेदारी है वो मुकम्मल तौर पर यह है कि पूरा साल इधर से किताबें छापेंगे और जब तालीमी साल का आगाज़ होगा तो उसके बाद ये किताबें जो है वो बर वक्त स्कूलों को फराहम कर दी जाएंगी। लेकिन जो उनके अपने ज़ाती कुछ मनपसंद ऐसे जो है ठेकेदार हैं जिनको किताबें छापने की जिम्मेदारी तो दी गई, लेकिन वो किताबें छापी नहीं गई और इस वजह से तालीमी साल जो है वो बर वक्त शुरू नहीं किया जा सका है। क्योंकि जो इब्तिदा में अप्रैल के महीने में तालीमी साल का आगाज़ होता था, इस बार ये पहले 1 अगस्त का कहा गया, फिर उस दौरान जो है किताबें जब नहीं थी तो फिर ये दावा किया गया कि अब जो है 14 अगस्त के बाद यानी कि 15 अगस्त को जब स्कूल खुलेंगे तो तब तक किताबें पहुंचा दी जाएंगी। लेकिन किताबें 15 अगस्त तक भी नहीं पहुंच सकी हैं, जिसकी वजह से तुलबा जो है परेशान है। अब सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए कि 2.5 अरब रुपए जब रकम जारी हो चुकी थी और इसके अलावा इजाफी फंड्स भी जो टेक्स्ट बोर्ड को मिलते हैं, तो वो फंड्स कहाँ गए और उसके बाद फिर किताबें जो उनको क्यों नहीं दी गई हैं जो तुलबा को, जिसकी वजह से तुलबा परेशान है। और साथ ही साथ जो सोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट के यानी कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के तहत जो किताबें छापी जाती हैं वो दरसी किताबें स्कूलों को देने के बजाय कुछ सोर्सेज ये भी दावा कर रहे हैं कि वो मार्केट में महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं, जो कि एक दावा है सिंध गवर्नमेंट का कि मुफ्त दरसी किताबें तमाम स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। लेकिन उसके बरक्स हम देख रहे हैं कि इस तरह की किताबें मार्केट में दस्तियाब हैं, जिसका 2 रोज़ पहले बताया गया है कि एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि अगर मार्केट में ये किताब फरोख्त के लिए दस्तियाब हैं तो उनको वहाँ से हटा लिया जाए। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। दूसरी तरफ अगर जो इस तरह की एक तालीम के हवाले से इमरजेंसी का दावा किया जाता है और ख़ासतौर पर यह भी कहा जाता है कि जी पढ़ेगा सिंध तो तरक्की करेगा सिंध, लेकिन अब देख रहे हैं कि जो वक्त गुजर जाने के बावजूद मैट्रिक के नताइज का ऐलान नहीं किया जा सका है और अब फर्स्ट ईयर में यानी कि 11वीं क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको दाखिले दिए जा रहे हैं 9वीं क्लास के जो उनके नताइज थे, यानी कि जो 9वीं क्लास में पास था 10वीं का नतीजा नहीं भी आया तब भी वो 11वीं क्लास में दाखिला ले सकेगा। ये जो है मजमूई तौर पर सूरत हाल है। अदालत में जब ये बात रखी गई तो उसके बाद फिर अदालत ने नोटिस जारी किए, जिसमें जो चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बोर्ड हैं उनको और सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ साथ सिंध हुकूमत से भी इस मामले में जवाब जो है वो तलब किया गया है। बताया गया है कि जो सैफुल्लाह बलोच और रजा हुसैन हैं इन्होंने बाकायदा तौर पर चैलेंज किया था अदालत में कि जो दावा किया गया था कि जी 1 अगस्त तक किताबें स्कूलों को पहुंचा दी जाएंगी, लेकिन अब तक किताबें जो है नहीं दी गई हैं। पहले ना होने की बेसिक वजह क्या है, जबकि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसका तो काम ही किताबों की इशाअत है, तो क्या उस हवाले से जो ठेका दिया जाता है वो ठेका दिया नहीं जाता या फिर ऐसे लोगों को दिया जाता है कि वो उसमें जो है आनाकानी करते हैं और तो टाइम वेस्ट करते हैं और वो किताबों की इशाअत नहीं होती है?
जी, जो सूरत हाल सामने आ रही है वो यही है कि मनपसंद अफराद को ठेके दिए गए किताबें छापने के हवाले से, लेकिन वो छाप नहीं सके और वो उनका प्रोफेशनल काम भी नहीं था। लेकिन ये बुनियादी तौर पर एक सरकारी काम है जो जिम्मेदारी से पूरा साल सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ उन्होंने करनी होती है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने, कि उन्होंने जो है वो किताबें छापनी है और उसके बाद फिर जो है वो बर वक्त जब तालीमी साल का आगाज़ होगा तो किताबें वहाँ पहुँचा दी जाएंगी। लेकिन इस बार भी नहीं किया गया। डिटेल्स जानने के लिए हमने सेक्रेटरी बुक बोर्ड हफीजुल्लाह मेहर साहब को भी जो है उनसे राब्ता किया है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त आपने हमारे प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। हफीज साहब, ये कहिएगा बर वक्त अशात किताबों की क्यों नहीं हो पा रही है, क्या इसके अंदर हर्डल्स पेश आ रही हैं? असल में मसला ये था कि जो हमारे पब्लिशर्स थे उनके आपस में कुछ जब क्लश थी, जिसकी वजह से वो कोर्ट में गए हुए थे। हमने जो टेंडर दिया था वो बहुत पहले टेंडर दिया था नवंबर में, क्योंकि किताबों का जो ऑर्डर होता है उसके लिए कम से कम 120 दिन हमें चाहिए होते हैं ताकि किताब हमारे पास गोदामों में आ सके। अच्छा। तो पब्लिशर्स कोर्ट में चले गए, जिसकी वजह से जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर था, जो प्रोसेस था, उसको कोर्ट ने रोका हुआ था। अब कोर्ट ने जो परमिशन दी हमें, तो लास्ट जो हमारा वर्क ऑर्डर हमने इशू किया पब्लिशर्स को, वो जून के महीने में, जून की 20 तारीख को हमने वर्क ऑर्डर इशू किया है। और इस कलील टाइम में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सिंध के सारे स्कूलों में हम किताबें पहुंचा चुके हैं और बच्चों के पास किताबें मौजूद हैं। हमारी मॉनिटरिंग टीम्स विजिट कर रही हैं सारी सिंध में। कहीं हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि किताबें नहीं पहुंची, लेकिन ये शिकायत जरूर आई है कि किताबें कुछ कम पहुंची और वो किताबें फिर हम दोबारा वहां पहुंचा रहे हैं। तो हम इसमें तो कामयाब हो चुके, क्योंकि अगस्त के खुलने से पहले 15 अगस्त से हमारी किताबें स्कूलों में मौजूद थी। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी कोई किताबों की जो है, जो टाइम का जो मसला था, वो हमने किसी तरीके से उसको सॉल्व कर दिया था। तो किताबें तो मौजूद हैं। हफीजुल्लाह साहब, कुछ इस हवाले से भी हमारे साथ डिटेल्स प्लीज शेयर करें कि एक तो चपकलिश क्या चल रही थी, क्योंकि इतना अहम मामला तालीम का मामला है, बच्चों को किताबें नहीं मिलेंगी तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, किस तरह से उनका नया साल शुरू होगा। चपकलिश क्यों बनी और क्या मामला पेश आया? और सेकेंडली, जो आप बात कर रहे हैं कि आपने किताबें पहुँचा दी हैं, हमारे तक ये इतलात पहुँची हैं कि कई जगह पर तो इशात ना होने की वजह से किताबें पहुंची नहीं हैं। देखो, ये जो पब्लिशर्स होते हैं ये प्राइवेट लोग होते हैं, प्राइवेट पब्लिशर्स हैं सारे पाकिस्तान में। इनके आपस के मसले होते हैं। क्या मसले उनके आपस में मसले होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ये कोर्टों वगैरह में या लिटिगेशन के प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। अच्छा, बाकी ये है उनके प्राइवेट मसले। बाकी दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि किताबें नहीं पहुंची, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मसला ये है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का 3 काम होते हैं। उनका डेवलपमेंट ऑफ बुक्स, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स। हमारा काम है कि हम किताब जो है तालका एजुकेशन ऑफिसर, हर डिस्ट्रिक्ट के तालका एजुकेशन ऑफिसर के वेयर हाउस में किताबें पहुंचाते हैं और वहां से फिर आगे स्कूलों में चली जाती है। तो हफीजुल्लाह साहब, जो पब्लिशर्स हैं उनको ठेका देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जाहिर है उन्हें ठेका दिया गया है तो उनका ये काम है ना कि उस ठेके को पूरा करें, पब्लिश करें वो तमाम किताबें जितना उन्हें ठेका दिया गया है। नहीं, तो किताबें तो पब्लिश हो चुकी, किताबें आ भी चुकी और वो तो सारा मसला हल हो चुका है। अब तो वो कोई मसला नहीं है। हमारे साथ शाहिद हुसैन भी मौजूद हैं, काफी डिटेल्स हैं उनके पास। शाहिद, प्लीज सवाल कीजिएगा। अच्छा, जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के मातहत चूंकि लाखों बच्चे वहाँ पर भी तालीम हासिल करते हैं, उनके जो फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अब्दुल कबीर काजी, उनका कहना है कि हम वजीर तालीम तक को भी बार बार कह चुके हैं कि किताबें स्कूलों में नहीं पहुँचाई गई, लेकिन अब तक जो है वो किताबें नहीं दी जा रही। इस बारे में आपका क्या कहना है? दूसरा, आप कह रहे हैं कि जी प्राइवेट पब्लिशर होते हैं, उनको किताबें छापने की जिम्मेदारी दी जाती है। क्या कानून के मुताबिक जिस बोर्ड की जिम्मेदारी है पूरा साल किताबें बर वक्त छापे, तो क्या प्राइवेट पब्लिशर को दी जाती है और किस कानून के तहत उनको जिम्मेदारी दी गई है किताबें छापने की? आपने जो सवाल किया बड़ा अहमियत का सवाल है। आपको शायद पता नहीं है कि जो प्रोक्योरमेंट होती है वो एक ओपन प्रोक्योरमेंट एक प्रोसेस होता है पेपरा के रूल्स के मुताबिक। तो उसमें प्रोक्योरमेंट में कोई भी बंदा आ सकता है जो कि हमें किताबें हमारे मयार के मुताबिक हमें प्रिंट करके देता है। ठीक है, उसके राइट्स हमारे पास होते हैं। तो एक ये ओपन प्रोक्योरमेंट है, उसमें कोई भी आ सकता है। यानी प्राइवेट से मुराद ये है कि सारे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते हैं। हम जो भी गवर्नमेंट का काम होता है सारे पाकिस्तान में, जाहिर बात है वो प्राइवेट कंपनियां होते हैं जिनसे करवाया जाता है। तो इसी तरीके से हमारा भी एक ओपन प्रोसेस है टेंडर का, और वो हमने किया था और उसमें कोई भी बंदा आ सकता है जो कि उस
प्री क्वालिफिकेशन के मुताबिक पूरा हो। तो एक तो ये बात, दूसरी बात है कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के जो एमडी साहब हैं उसने कहा था कि आप कह रहे हैं कि किताबें नहीं पहुंचे, तो हमने सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को भी किताबें दी हैं और उसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो स्कूल हैं कराची के, हमने उनको भी किताबें दी हैं। केएमसी के जो स्कूल हैं हमने उनको भी किताबें दी हैं। उसके अलावा कुछ प्राइवेट अदारे हैं जो कि फीस नहीं लेते हैं उस स्कूलों में और उसमें यतीम और बेसहारा लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, हमने उनको भी किताबें दी हैं। और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि सिंध के जो भी बच्चा हो उसको किताब जो है हमें किसी भी सूरत में देनी है, ये हमारे ऊपर फर्ज है और हमने उस फर्ज को अहसन तरीके से पूरा किया है। तो हफीज साहब, अदालत को अब कैसे मुतमईन करेंगे, क्योंकि अदालत में जो चीजें गई हैं उस हिसाब से अब तक स्टूडेंट्स को जैसे किताबें भी नहीं मिली और मार्केट में भी फर्क हो रहा है। अदालत को तो हम जो है उनके सामने सारी चीजें रखेंगे। तो अदालत का तो ये सिलसिला है कि जैसे आप हैं, फर्ज करें आप अगर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से नाराज हो तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोई बंदा दूसरा होगा तो वो भी नाराज है तो वो तो कोर्ट में कोई भी जा सकता है, लेकिन सारी बातें होती हैं सबूतों के साथ, सारी चीजें होती हैं जो सामने चीजें हैं वो है। हमने जो है किताबें पहुंचाई हैं, कहीं से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हफीजुल्लाह साहब देखें, किताबों की इशाअत में जो डिले आती है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि उस डिले की वजह से बच्चों की पढ़ाई खासी मुतासिर होती है। बिल्कुल, इस साल जो है मैंने पहले ही मान लिया था, आपको बताया हर साल का काम। मैंने इस साल कहा था आपको कि इसमें डिले हुआ था। बिल्कुल, ये पब्लिशरों के आपस के मसले थे जिसकी वजह से जो ये हुआ वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को जो है मकसद तकलीफ हुई कि उसमें थोड़ी अशात में हमने डिले हो गई, लेकिन हमने वो उसको अपने वक्त पे पूरा कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ताला आइंदा साल जो है वो डिले इसलिए नहीं होगा कि इंशाल्लाह ताला अगले महीने हम प्रोसेस में जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उसमें अब डिले कभी भी नहीं होगा। मतलब आप इस हवाले से मेक श्योर करते हैं कि अगले साल जो है बच्चों को ये वाली मुश्किल देखने को नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने पहले ही जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं वो ऑन बोर्ड हैं, हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन ऑन बोर्ड हैं, खासतौर पे वजीर आला साहब और चीफ सेक्रेटरी के जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक हम अगले महीने इंशाल्लाह ताला दोबारा प्रिक्योरमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो प्रोसेस है हमारा, ताकि हम पहले ही जो है सारे काम कर लें ताकि आइंदा जो बच्चे हैं उनको वक्त पे किताबें मिल सकें और इंशाल्लाह ताला उनको कभी भी डिले नहीं होगी। सर, ये इल्ज़ाम ये भी लगता है कि जो ठेके दिए गए थे वो मनपसंद ठेकेदारों को दिए गए थे किताबें छापने के हवाले से, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? दूसरा, तालीमी साल का आगाज़ अप्रैल में होना था और उसके बाद फिर पहले कहा गया 1 अगस्त को होगा, फिर 15 अगस्त को किया गया, तो इस तरह तो हर साल फिर अगर ताख़ीर होगी तो बच्चे वक्त पर कैसे तालीम हासिल करेंगे? सबसे पहले जो प्रिक्योरमेंट होती है वो एक ओपन प्रोसेस है, ओपन एक सिस्टम है जिसको सिपरा देखती है और उसमें कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि किसी को अपनी मनमानी की जाए या किसी को पसंद और नापसंद की जाए, क्योंकि वो एक फोरम होता है जिसमें इंटेमिरा सारे लोग होते हैं, प्रिक्योरमेंट कमेटी होती है, तो इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मनपसंद बंदे को दी जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि जो गवर्नमेंट ने अगला साल जो था वो लास्ट ईयर जो था वो पीछे इसलिए किया था, उसका जो सेशन स्टार्ट था वो पीछे इसलिए किया था कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी और आपको पता है कि लाइट के कितने बड़े इशूज़ हैं, क्योंकि जून जुलाई में जो हमारी गर्मियाँ हो जाती हैं हद से ज़्यादा हो जाती है, बच्चे छोटे होते हैं, मौसम होते हैं, लाइट के बड़े इशूज़ हैं, उसमें कोई बच्चा कुछ भी कोई हादसा हो सकता है। दूसरा ये था कि बारिशें अचानक शुरू हो गई, तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है सेशन को थोड़ा आगे किया था। इसमें हमारा कोई नहीं है क्योंकि हमारी किताबें तो आ चुकी थी और हम किताबें दे रहे थे, तो ये दोनों अलग चीजें हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह मेहर साहब, सेक्रेटरी बुक बोर्ड, हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि पब्लिशर्स की कुछ चपकलिश चल रही थी जिसकी वजह से थोड़ा डिले ज़रूर आया है, लेकिन उनका ये मानना है कि अब तक हमने तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको किताबें प्रोवाइड कर दी हैं। शाहिद, क्या कहेंगे आप? क्या अभी तक तो हमारी इतलात के मुताबिक या हमारी सर्च के मुताबिक तो हमें ये पता चला है कि सितंबर का महीना गोइंग ऑन है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको किताबें नहीं मिली हैं? जी बिल्कुल, देखें ये अदालत में भी बार बार बात आती रहती है, जो खासतौर पर तालीम का निज़ाम है वो इंतहाई धर्म भरम हो चुका है, तवज्जो नहीं दी जाती। इस तरह बार बार दावे किए जाते हैं, एक जैसे मैट्रिक के नताइज के ऐलान की बात करें, तदरीसी साल के आगाज़ की बात करें, या फिर मजबूरी तौर पर टीचर्स नहीं हैं और उसके बाद फिर स्टूडेंट जो हैं कई ऐसे हैं जिनको सहूलियात ना होने या घरों के करीब स्कूल ना होने की वजह से सिंध के दूर दराज इलाकों में बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो ये अदालत में ये बात आती रही है और जैसे सलाउद्दीन पंवर की अदालत में कई बार जो है वो महकमा तालीम हो, वज़ीर तालीम हो या उसके बाद सूबाई
हुकूमत को अहकाम दिए गए हैं कि जो सिंध में खासतौर पर निज़ाम तालीम है उसको बेहतर किया जाए, स्कूलों की हालत को बेहतर किया जाए। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आए रोज़ इस नोयत के केसेस आते हैं, जैसे ये दरसी किताबों की बर वक्त तरसील ना होना और स्कूलों में टीचर्स ना होना, उसके बाद फिर खासतौर पर सहूलियात का फुकदान, उस हवाले से जो है वो कोर्ट के अंदर केसेस आते हैं। अदालत ने 12 ना सिर्फ इनके फंड्स में इजाफा बल्कि उसकी मॉनिटरिंग करने के भी अहकाम दिए। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आपको पहले भी एक दफा खबर दी थी कि बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने के हवाले से दावा किया गया था कि टीचर्स जाएंगे स्कूल तो उसके बाद बच्चे भी जाएंगे, लेकिन टीचर्स जो है वो ना स्कूल जाते हैं और तो यकीनी बात है बच्चे भी नहीं आते। बायोमेट्रिक के लिए अटेंडेंस लगानी है और हफ्ते में एक बार या महीने में 2 दफा बायोमेट्रिक मशीन वहां ले जाई जाती है और पूरे महीने की अटेंडेंस लगा दी जाती है और इस तरह का निजाम जो है चल रहा है। तो अब खासतौर पर जो वालिदैन हैं वो भी परेशान है कि जो मैट्रिक के नताइज थे, बिल्कुल तालीम का सवाल है, वालिदैन हवाले से खासे परेशान है। नाजरीन, देखा जाए तो हर साल अरबों रुपए के फंड्स मिलते हैं और उस मामले में जो है दिए जाते हैं, ठेके दिए जाते हैं, मनपसंद लोगों को वो ठेके दिए जाते हैं। उसके बावजूद सिंध में लाखों बच्चे किताबों से महरूम दिखाई देते हैं या उनको वक्त पर किताबें ही नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई खासी मुतासिर हो रही है। ये मामला बहुत गौर तलब है। इस हवाले से गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को ठेका देना चाहिए कम से कम जो अपनी ड्यूटी ऑन टाइम कर सके। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि पेशावर में बड़े कारखाने तो ना होने के बराबर हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज की सूरत हाल भी इंतहाई दगरगू है। यहाँ मुआशी सूरत हाल भी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, इसलिए सैकड़ों कारखाने पहले से बीमार पड़े हैं। हुकूमती सतह पर स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट तो बड़े शहरों में बनाए गए, मगर फिर उस पर तवज्जो देना वो भूल गए। नाज़रीन, कहीं पर कारखाने ही नहीं लगे तो कहीं लोगों ने खुद घर बना लिए और कहीं बिजली ही मुयस्सर नहीं आ सकी तो यूनिट कैसे चलेंगे? इस बारे में बात करते हैं हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज से। जी बंगिश साहब, ये बताइएगा कि पेशावर में स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट की क्या हालत है? सुना है वो इंडस्ट्रियल स्टेट कम और बाजार ज्यादा हैं, क्या बात है ये? शुक्रिया फरजाना। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस और पेशावर में बिलअमूम जो कारखानों की हालत है वो तो अरसे दराज से इंतहाई नगुफ्तब है। जो बड़े कारखाने हैं वो भी इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं, लेकिन जो छोटे कारखाने हैं वो माजी में उसकी तादाद सैकड़ों में थी और अब उसकी एक बड़ी तादाद उन छोटे कारखानों की बंद हो गई है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। कहीं पे बिजली का मसला है, कहीं पे गैस का मसला है और कहीं पे उनको सहूलियात नहीं मिल रही हैं। जो बात आप कर रही हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट्स की, तो पेशावर में जो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट है ये 1960 में कायम किया गया था और यहाँ पे कोई 200 की करीब प्लॉट्स थे जिसे लीज कर दिया गया छोटे कारखानों के क़याम के लिए। इन कारखानों में इन मालिकान ने जिन्होंने लीज पे ये प्लॉट्स हासिल किए थे, कारखाने कायम करने थे, लेकिन काफ़ी अरसे तक यहाँ पे कारखाने कायम ना हो सके। जब कारखाने कायम हो गए तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो प्लॉट्स बच गए थे उनकी जगह उन्होंने रिहायशी जो घर है वो तामीर कर दिए गए। चूँकि कानून में एक शक है, उसके मुताबिक ये है कि जो कारखाने हैं वहाँ का जो मैनेजर है उसमें एक कोने पे वो रिहाइश इख्तियार कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कोई वहाँ पे बंगले बनाए या इस किस्म की मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग रिहायशी मकासद के लिए बनाए, क्योंकि ये टोटली सनती बस्ती है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि छोटी जो सनतें हैं उसको फ़रोग दिया जाए, हुकूमत की जानिब से उनको मराहत दी जाए और यहाँ पे लोग छोटी सनतें कायम कर लें ताकि न सिर्फ लोगों को रोज़गार मैसर आए बल्कि जो सनतें हैं उसको भी फ़रोग हासिल हो। लेकिन ये मकसद काफ़ी हद तक पूरा ना हो सका। रिहायशी स्कीमों के अलावा यहाँ पे अब एक और चीज़ जो हो चली है वो ये है कि यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं वहाँ पे लोगों ने दुकानें कायम करना शुरू कर दी हैं। बाकायदा तौर पे दुकानें कंस्ट्रक्ट हो गई हैं और वो लोगों ने किरायों पे हासिल कर दी हैं। तो वो दुकानें अगरचे इंडस्ट्रियल स्टेट में किसी भी जगह पे इसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन यहाँ ये शुरू हो गई है और जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनका ये कहना है कि ये इनके डिस्प्ले सेंटर हैं। हालांकि डिस्प्ले सेंटर को भी
जो मतलब जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उसमें इसकी इजाजत नहीं है। में क्या ऐसे इंडस्ट्रियल स्टेट भी मौजूद हैं कि जहां अब तक कोई सनती सरगर्मियां शुरू ही नहीं हुई हैं? जी बिल्कुल, ऐसी वो भी हैं, लेकिन जो पेशावर की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ 80% कारखाने ऐसे हैं कि जहाँ पे असले के कारखाने हैं। यहाँ पे एक जगह पे इन्होंने खुद साख्ता एक पार्किंग कायम की है, वो एक अस्पताल की गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें वहाँ पे पहुँचती हैं। आप ये बताएं फरजाना के पेशावर की हालात को देखते हुए इस पार्किंग में कुछ भी आ सकता है। खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई तो जो असले के कारखाने हैं वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें हैं तो ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। और ये मैं आपको बताऊं कि इस इंडस्ट्रियल स्टेट में 80% कारखाने जो हैं वो आर्म्स के हैं, वो असले के हैं। तो इतनी एक तो ये गफलत है। दूसरी बात यह कि जो दुकानें कायम की जा रही हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी है। अगरचे एक प्लाजा कायम किया गया था इसी मकासद के लिए कि जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी होटल हैं, इन सब को शिफ्ट करके इसी प्लाजा में लेके आएंगे। 2 साल कबल वो प्लाजा बनाया गया और अलाटमेंट भी हो गई, लेकिन उस प्लाजे को अभी तक फाल नहीं किया जा सका। इसमें जो पिछले जितनी भी MD गुजरे हैं इन सब की ये गफलत थी कि अभी तक उसको अमली जामा नहीं पहना सके। हालांकि ये फैसला उन्होंने इसीलिए किया था कि ये बाजार जो है ये मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा हो और इंडस्ट्रियल जो बस्ती है इसको इंडस्ट्रियल बस्ती ही रहने दें। बिल्कुल, आपने बात की है उन शहरों को भी जरा हाईलाइट कर दें जहां पर इंडस्ट्रीज स्टेट बनाए गए हैं लेकिन उससे हमें मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे हैं, या कोई ऐसा इंडस्ट्रियल स्टेट ऐसा भी है जहां 100% काम हो रहा हो? जी बिल्कुल, खलाबट हरिपुर एक इंडस्ट्रियल स्टेट है। ये हरिपुर के मुकाम पे बनाया गया है और यहाँ पे ये 1960 में बनाया गया था और आप यकीन करें कि अभी उधर इंडस्ट्रियल से रिलेटेड एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं थी। हालांकि माजी में ऐसा भी हुआ है कि इसी इंडस्ट्रियल जोन में मोटरसाइकिल एक बड़ी मशहूर कंपनी हुआ करती थी कवासाकी, वो मोटरसाइकिलें इधर बना करती थी और बड़े पैमाने पर यहाँ पे ये प्रोडक्शन हो रही थी। अब वहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, एबटाबाद 2 के नाम पे हवेलिया में एक इंडस्ट्रियल स्टेट कायम है, वहाँ पे एक कारखाना भी मौजूद नहीं। अब अगर इंडस्ट्रियल स्टेट की यही हालत है तो फिर इंडस्ट्रियल जो बोर्ड है उसका क्या काम है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है उसका क्या काम है? मतलब इतनी बड़े उसके बाद लोगों को तो लीज भी दे दिए। लोग तो जिन्होंने 5 लाख में एक प्लॉट लिया था अरसे दराज पहले, कई दहाइयां पहले, जाहिर है वो उसकी कीमत अभी करोड़ों में है, वो तो फायदे में है, वो तो अगर ना भी चले तो वो फायदे में है। लेकिन उन लोगों का क्या कसूर है कि जो ये इंतजार कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल स्टेट खुलेंगे और यहाँ पे कारखाने होंगे, हमें रोजगार मिलेगा या जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है ये बढ़ेगी तो हुकूमत को की माशी जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा मर्दान में ग्रेनाइट के कारखाने होनी चाहिए थे, वहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट मौजूद है, लेकिन वहाँ के इंडस्ट्रियल स्टेट में भी दुकानें हैं। मार्बल के कारखाने होने चाहिए थे वहाँ पे, लेकिन दुकानें मौजूद हैं, कारखाने वहाँ पे नहीं है। सिर्फ ये नहीं, चरसदा करक बनू में 50% जो है कारखाने ऑपरेशनल है और 50% बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। डीए खान में 80% ऑपरेशनल है, 20% जो है वो कारखाने नहीं चल रहे हैं। तो ये सूरत हाल दीगर शहरों की भी ऐसे और पेशावर की ये सूरत हाल नहीं है। तो इन हालात में न सिर्फ ये कि सरमायाकार इधर से आने से डरते हैं, उनका ये ख्याल है कि अगर हम आए तो शायद हमारी तो मौजूदा जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उसे तो कामयाबी से चलाया ही नहीं जा सका। अब नए इंडस्ट्रियल स्टेट जो बन रहे हैं उसका मुस्तकबिल क्या होगा? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। नया इंडस्ट्रियल पार्क पेशावर में बनाया जा रहा है। पेशावर से कोई 13 किलोमीटर के फासले पे है, जंगली का इलाका है। 900 कनाल अराजी इसके लिए हासिल की गई है और यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि 400 यूनिट्स जो हैं यहाँ पे बनेंगे। 3 अरब रुपए की लागत से ये जो मंसूबा है ये जारी है और 1960 के बाद पेशावर में पहली दफा ये मंसूबा शुरू किया जा रहा है और इसमें बड़ी सहूलतें दी जा रही है। मिसाल के तौर पर कम से कम जो प्लॉट होगा वो 31 लाख का होगा, 22 मरले का जो प्लाट है वो 61 लाख का होगा, 44 मरले का प्लाट 1 करोड़ 12 लाख का होगा और 88 मरले का प्लाट 2 करोड़ 24 लाख में बेचा जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की साबित हो सकती है। लेकिन जब लोग ये सोचते हैं कि जिस तरह दूसरे इंडस्ट्रियल स्टेट है उनकी जो हालत बनी, यहाँ पे गदून की मिसाल आप ले सकते हैं, यहाँ पे दूसरे कारखाने उनका मिसाल उनकी ले सकते हैं कि वो सारे बंद होने लगे। अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो क्या उनको वो वही रिटर्न कर भी सकते हैं कि नहीं? साहब, क्या खैबर पख्तूनख्वा में दीगर सूबों के सरमायाकारों के लिए भी कोई सहूलत दी जाएगी?
यही जो सवाल है वो ये है कि पहले दूसरी जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनका जो माहौल है वो सनती बनाना चाहिए। हालांकि इसमें ये नहीं है कि ये जो नया इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं है, इसमें पंजाब के इन्वेस्टर भी आ सकते हैं, इसमें सिंध के, बलूचिस्तान के, कहीं से भी इन्वेस्टर आ सकते हैं और सबको बराबर मौका दिया जाएगा। इसमें मतलब ये नहीं है कि कोई कहाँ का रेजिडेंस है और रेजिडेंस रखता है और कोई कहाँ का है। जो जिस सूबे का कोई भी रिहायशी हो वो यहाँ पे इससे फायदा उठा सकता है और यहाँ पे सनतें लगा सकता है। लेकिन पंजाब से जब इन्वेस्टर आएगा वो देखेगा जो कि पिछले जितनी भी इंडस्ट्रियल स्टेट है उसकी क्या हालत है, उसकी हालत को देखेगा तो वो खाक इधर इन्वेस्टमेंट करेगा और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाहिर है फिर वही लोग आएंगे जो जिनको या तो ये जिनका मकसद हो कि हम एक प्लॉट ले लेंगे औने पौने दामों जो बहुत कम कीमतों पे 31 लाख रुपए पे वो उनको काफी एरिया मिल जाएगा और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रेजिडेंशियल उसमें घर में तब्दील कर देंगे और आराम से रहेंगे जिस तरह के दूसरे जगहों पे हो रहा है, या वहां पे दुकानें बना लेंगे। अगर वो इसी मकसद से लेंगे तो उसका वो मकसद तो पूरा नहीं होगा जो उसके लिए बना रहे हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स के क्याम का मकसद यही है कि यहाँ सनतों को फरोग हासिल हो, जो छोटे दर्जे के सनतकार हैं वो यहाँ पे सनतें लगाएं और उनको हुकूमत सहूलतें दें, वहां पे बिजली हो, वहां पे गैस हो, वहां पे वो सारी सहूलियात मैसर हो कि जो आम बंदा एक अपनी जायदाद पे इसी तमाम हवाले से कि पेशावर में स्मॉल इंडस्ट्रीज की क्या हालत है और हुकूमत क्या कर रही है, इस बारे में हमने मौकिफ जानने के लिए राब्ता किया है एमडी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड हबीबुल्ला आरिफ साहब से। हबीब साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हबीब साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि खलाबट इंडस्ट्रियल स्टेट कई दहाइयों से बंद है, एबटाबाद 2 1 दहाई से मुकम्मल तौर पर बंद है। क्या इकदाम किए गए हैं? नए इंडस्ट्रियल स्टेट बन रहे हैं और पुराने वाले बंद किए जा रहे हैं, क्या वजह है? कलापट का इशू डिफरेंट है। कलापट हमारा अपना सेटअप नहीं है, ये 1960s का है जब तरबेला डैम बन रहा था, तो उसमें इश्यूज आती हैं लेकिन उसमें बैंक की इश्यूज ज्यादा हैं। अभी जो हमारा एबटाबाद 2 है उसमें छोटा सा इशू है, सब कुछ उधर मुकम्मल हो चुका है, प्लांट आर रेडी टू बी यूज्ड, लेकिन उसमें इशू ये है कि उधर लोगों का वापडा के साथ झगड़ा चल रहा है, तो हमने बिजली के पैसे जमा कराए तो कोर्ट में है वो केस। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि महीने 1.5 महीने के अंदर जैसी अदालत से बात निकलती है तो हम एक महीने के अंदर इंशाल्लाह आपको बिजली उधर मुहैया कर देगा। तो सर वाइड इशू केस आया हुआ है, प्लांटों की डेवलपमेंट हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं, सीवरेज बन चुके हैं, सिर्फ बिजली का इशू है और वो इंशाल्लाह चूंकि हमारे हाथ में नहीं है, अदालत में है वो मसला, तो इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा महीने 1.5 महीने के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि उसको हम लोगों को हैंड ओवर कर सकें। पेशावर इंडस्ट्रियल स्टेट में दुकानें बन गई हैं, मर्दान में भी यही सूरत हाल है, क्या आपका महकमा इससे बेखबर है? वो मैंने बंद करवाई है, टोटली मैंने दुकान बंद करवाए, उसकी बजाय हमने अपने कमर्शियल प्लाजा इरेक्ट किया हुआ है जी, वो बिग है। इंशाल्लाह जितनी भी दुकानें होगी, शोरूम होंगे, रेस्टोरेंट होगा, तंदूर होगा, जो हमारी बिल्डिंग में होगी जी। मैं दावे से कहता हूँ कि कोई दुकान नहीं है, ये मतलब हम कहते हैं ना दागस दा मैदान, ये है कि अपनी फैक्ट्री के अंदर अगर वो छोटी सी शोरूम अपने एक डिस्प्ले बनाना चाहते हैं तो उस पर हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि जो चीजें आप बेच रहे हो वो सामने रखो कि ग्राहक को दिखाएं। हबीबुल्ला आरिफ साहब, आपने जिक्र किया है नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने जा रहे हैं, क्या उसकी तरक्की भी इसी रफ्तार से होगी जो हम पुराने इंडस्ट्रियल स्टेट्स में देख रहे हैं? हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इधर चूंकि डिमांड मौजूद है इंडस्ट्री के लिए, तो हम व्हाई डोंट वी गो फॉर अनदर इंडस्ट्रियल स्टेट। तो ये पेशावर से 5-6 किलोमीटर के फासले पे हमारा जो पुराना इंडस्ट्रियल स्टेट है उस 5-6 किलोमीटर के फासले पे जंगली के पास ये थाना बड़ा बेर के इलाके में आते हैं। तो उधर हमने 1000+ कनाल एक्वायर किया, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा 2-2.5-3 महीने हो गए मैं इधर आया हूँ, लेकिन इस दौरान हमने कोशिश की, उसमें काम भी शुरू हो गया और उसकी सेल भी शुरू हो गई। अभी हमारे पास 300-400 प्लाट जो है वो सेल हो चुके हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के, और 200-300 बाकी है। तो जैसे ये काम शुरू हुआ तो लोग आना शुरू हो गए। ठीक है हबीबुल्ला आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुमताज, उनकी बात सुनी, क्या कहेंगे, क्या वाकई वो तरक्की कर सकेंगी जो नए स्टेट्स बनाने जा रहे हैं? असल में बात यह है कि हबीबुल्ला आरिफ साहब तो अभी शायद नए हैं और उनको शायद सही सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं हो सकी है, लेकिन मसला यह है कि इसी तरह ये दूसरे जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स है वो भी इसी तरह से बने थे, इसी जज्बे के साथ बने थे, और बाद में उसकी ये हालत हो गई है कि वो वहाँ पे या तो दुकानें या मुकम्मल तौर पर 2-3 दहाइयों से बंद है। तो अगर इसकी भी यही सूरत हाल रही तो फिर ज़ाहिर है इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो आधी इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पर हो चुकी है और अब मज़ीद लोग जो हैं वो आ रहे हैं और वहाँ पर जो प्लॉट्स हैं वो ख़रीद रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि क्या इसको सनती बस्ती ही रहने दिया जाएगा या इसमें दूसरी एक्टिविटीज़ जारी होंगी,
क्या ये जो सनतें हैं, छोटी जो सनतें हैं, उसको फ़रोग़ देने में ये मंसूबा कामयाब हो जाएगा या नहीं है। ये वो सवालात हैं जो आने वाले चंद सालों में ही मिलेंगे। लेकिन अब हबीबुल्लाह आरिफ साहब का ये भी कहना था कि कोई मतलब वो सबूत के साथ वो बताना चाह रहे थे कि कोई दुकानें नहीं है। अगर फुटेज में देखा जाए तो वो दुकानें जो खुली हैं मुख्तलिफ उसमें वो दिखाई दे रही हैं। मुमताज, वो तो कि हमने तमाम दुकानें बंद करवा दी हैं। आज की फुटेज है और उसमें ये दुकानें देखी जा सकती हैं कि जो खुली हैं और उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। और ये दुकानें उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और ये जो दीगर जो इंडस्ट्रियल स्टेट के अफसरान की जो दफातर हैं वो भी यहीं पे मौजूद हैं। ये सरकारी एक बस्ती है, इसको कहीं से मतलब छुपा के भी छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो सबको नज़र आ रही हैं और यहाँ पे जो सनती बस्ती है वो भी सबको नज़र आ रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अगर आने वाले दिनों में ये जो नया इंडस्ट्रियल पार्क बनने जा रहा है, अगर उसके लिए प्लानिंग ना हो और उसके लिए ये ना तरतीब दिया जाए ये पॉलिसी कि जो आने वाला हो इसको उससे ये जमानत ले कि वहाँ पे सनती कायम करेंगे और इसको इंश्योर करेंगे कि सनती रहेंगे, तो तब ये कामयाबी से दो चार होगा। वरना इसकी भी हालत वही होगी जो पिछले जो इंडस्ट्रियल। बिल्कुल मुमताज, हम तकरीबन अपने हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि नए मंसूबे शुरू करने चाहिए, होने चाहिए, लेकिन कम से कम उन्हें पूरा होना चाहिए। अगर ये मंसूबे पूरे नहीं होंगे, प्लानिंग के साथ नहीं चलाए जाएंगे, तो नए मंसूबे बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। ना आवाम को उसका फायदा होगा, ना हुकूमत को उसका फायदा होगा, उल्टा नुकसान जरूर होगा, क्योंकि एक मंसूबा शुरू करने के लिए पे दरकार होते हैं और वो जब अरबों रुपए लग जाते हैं उन्हें अधूरा छोड़ दिया जाता है और नामुकम्मल होने की वजह से आवाम का भी नुकसान और हुकूमत का भी नुकसान होता है। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। बात कर लेते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की, जहां पर मुबैना करप्शन की नई दास्तान रकम हुई है। जी हां, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अफसरान ने 1.5 अरब से जायद रकम गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स में जमा करवाई और इस रकम से मिलने वाला मुनाफा भी हड़प कर लिया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के 1 अरब से जायद की रकम पंजाब बैंक के करंट अकाउंट में जमा करवाई गई, मगर इस रकम से भी कोई खरीदारी नहीं की गई। मजीद इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फ़हीम अमीन। जी फ़हीम, क्या कवायद इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप अवामी टैक्स से जमा होने वाली रकम को कमर्शियल बैंक्स में जमा कर दें? बहुत शुक्रिया फरजाना। मामला ये है कि 2016 में एक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में एक नया डिपार्टमेंट या नया यूनिट बनाया गया था जिसको PMU के नाम से हम जानते हैं। सरकारी हस्पताल है, वहाँ पर जो सहूलियात फराहम करने की जिम्मेदारी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सपुर्द की गई थी। अच्छा। जिसमें अदायात को फराहम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, उसके साथ साथ जो वहाँ पर जो आप कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं उनको भी चेक करना कि आया ये म्यार के ऊपर पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनकी कुछ डिमांड्स जो होती हैं वो एमरजेंसी के तौर पर ली जाती हैं कि जी हमें सर्टेन अमाउंट जो है हमारे पास होनी चाहिए ताकि जो एमरजेंसी के तौर पर ख़रीदारी है, जैसे अदवायात हैं, अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह फराहम करना है। तो इसी मद में जो है एक तकरीबन 1 अरब और 56 करोड़ के करीब रकम जो है वो सरकारी ख़जाने से ली गई थी और इस 1 अरब 56 करोड़ को जो है निजी बैंकों में रखवा दिया गया। अब जब ये रकम उन बैंकों में पहुंच गई जहां पर सरकार से निकलवा कर कि इनको खर्च किया जाना था, अगर इसके हवाले से कोई मनसूबाबंदी नहीं थी तो ये इतनी खतीर रकम जो है सरकार के पैसों से ख़जाने से निकाल कर प्राइवेट बैंकों में रखने का मकसद क्या था। अब जब ये रकम 1 साल से ज़्यादा अरसे तक वहाँ पर पड़ी रही तो उसके बाद इसके ऊपर कुछ मुनाफा भी बनता था। हाँ। वो मुनाफा किधर गया इसका भी कोई पता नहीं। ये सब चीजों तो उसका किसी ने हिसाब नहीं लिया फ़हीम? कमर्शियल बैंक्स में पैसे रखने से तो अच्छा खासा मुनाफा होता है, वो मुनाफा किधर गया उसका कोई पूछने वाला नहीं है। जी, ये ऑडिट जब इसका हुआ माली साल 2022-23 का, तो उस वक्त ये बात खुलकर सामने आई कि जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के जो फंड्स हैं वो तो प्राइवेट बैंकों में पड़े हुए हैं। जब इस हवाले से जवाब तलबी की गई तो जो मुतल्लिका लोग थे उनकी जानिब से ताहाल
कोई जवाब नहीं दिया गया कि ये पैसे क्यों निजी बैंकों में रखे तो गए। फहीम, वो किस मद में निकलवाए गए? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, जो पैसे बैंक में जमा कराए गए वो किस मद से हुकूमती अकाउंट से निकलवाए गए थे? जी, आपको पता है कि हेल्थ केयर से बड़ी इमरजेंसी दुनिया में कोई नहीं होती। बिल्कुल। और जब भी उसके ऊपर कोई सहूलियत फराहम करनी होती है तो उसके लिए कोई सर्टन पैटर्न होता है। तो इनकी जानिब से महकमे की तरफ से कहा गया था कि हमें फौरी तौर पर इतने फंड्स दरकार हैं, हमने पंजाब भर में जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं उनकी रिवैम्पिंग करनी है, वहाँ पर लगाने हैं। अच्छा। मरीज़ों को दवायात देनी है, वहाँ पर बेड्स नहीं है, वहाँ पर दीगर मशीनें नहीं हैं, तो उसकी ख़रीदारी करनी है। सरकार ने तो यहाँ पर पैसे दे दिए, लेकिन उन पैसों को ना तो खर्च किया गया। पहली बात, अगर खर्च नहीं किया गया तो वो प्राइवेट बैंकों में रख लिए गए। और ये याद रखें कि ये प्राइवेट बैंकों में पैसे रखना है, ये सिर्फ मुनाफे नहीं होते, इसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता। अच्छा। इसमें यह भी होता है कि कहीं अपने ऐसे प्राइवेट बैंक्स को भी नवाजना होता है कि जिनके टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे होते। कई दफ़ा हमारे सामने ये बात भी आई है कि एक एडिशनल सेक्रेटरी थी, उन्होंने अपने किसी अजीज के बैंक का टारगेट पूरा करवाने के लिए सरकारी पैसे उस बैंक में और उस बैंक की एक मखसूस ब्रांच में रखवाए ताकि उनका टारगेट पूरा हो जाए, उन्हें उस टारगेट के बिहाफ पर तरक्की भी मिल जाए, उनकी जॉब भी सिक्योर हो जाए। तो इस तरह के मामलात भी जो हैं वो पैसे प्राइवेट बैंकों में रखने के हवाले से ऐसा काम करने के लिए तो कोई बहुत ही ताकतवर शख्स होगा, क्योंकि अरबों रुपए की बात हो रही है। और कौन इतना ताकतवर था जिसके कहने पर इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से अलॉट कर दी गई? देखें जी कि ये जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ है ना, इनके पिछले कुछ ऐसे अफसरान थे जो इतने ताकतवर थे कि जिनके आगे अरकान सूबाई असम्बली जो है ना वो भी बेबस थे। अच्छा। कई दफ़ा कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके उनके सामने बड़े बड़े जो वज़रा हैं उनकी नहीं चलती थी, तो उनकी मौजूदगी में इतने पैसों का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने तो अरबों रुपए जो हैं इन पंजाब के अस्पतालों में इस हवाले से खर्च किए हैं। तो जब ये मामला जो है मौजूदा वज़रा के सामने उठाया गया कि इतनी बड़ी बदअनवानी हुई है, 1.5 अरब रुपए के करीब जो फंड्स हैं वो प्राइवेट अकाउंट्स में रखे गए हैं, तो इस हवाले से उनका क्या कहना? तो उनका ये कहना था कि ये जो मामला है ये उनके इक़्तिदार में आने से पहले का है। अभी तक तो इसके हवाले से हम भी कुछ पूछते हैं, पता भी करेंगे और जो इस हवाले से अपडेट होगी वो भी बताएंगे। लेकिन अलमिया ये है कि ये जो सेहत का मामला होता है इसके फंड्स जो हैं बाकायदा ये लगने चाहिए थे उन प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि ये जो पैसे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से निकाल कर जो है वो लाए गए थे। जब इस ऑडिट रिपोर्ट में ये बात सामने आई तो उसमें फौरी तौर पर उन्होंने कहा जी कि ये इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये पैसे किसके कहने पर जो है वो प्राइवेट बैंकों में गए और उसके बाद इसका मुनाफा किधर गया, इसकी भी हवाले से। तो फहीम, ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है चेक एंड बैलेंस का जो ये काम करे कि इन माली बेकायदगियों को बर वक्त रोका जा सके? उस वक्त ये काम क्यों नहीं किया जाता? जब काम हो जाता है उसके बाद फिर लकीर पीटने बैठ जाते हैं ये लोग। बिल्कुल सूरत हाल ये ऐसे ही है कि ये जो सरकार का जो ऑडिट का डिपार्टमेंट है ना, फरजाना मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आप लोग नैब, FIA और दीगर तहकीकाती एजेंसियों की रिपोर्टों के ऊपर या उनके कार्रवाई करने के ऊपर बात करते हैं। आप सिर्फ ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है ना मुख्तलिफ महकमों के हवाले से, अगर आप उसके ऊपर ही सिर्फ अमल दरामद करवा दें ना तो आपकी तकरीबन 99% करप्शन जो है वो बेनकाब हो सकती है, क्योंकि ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं ये फैक्ट्स पर मुकम्मल होती हैं। क्योंकि यहाँ पे के जो ऑडिटर्स होते हैं वो मुतल्लिका महकमों में जाके बाकायदा उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं उनको चेक करते हैं, उनके सिस्टम को चेक करते हैं, उनकी ख़रीदारियों को चेक करते हैं, उनकी तैनातियों को चेक करते हैं, उनकी प्रमोशनों को चेक करते हैं। तो इनकी रिपोर्ट्स जो होती हैं ये एक अर्करेजी से की जाती है, इनके डिपार्टमेंट के लोग एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं और ये एक अलमिया है। और ये उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि हम लोगों ने मुतअद्दिद बार इस हवाले से बाकायदा तौर पर जवाब मांगा है मुतल्लिका लोगों से कि आपने ये इतनी बड़ी बदअनवानी कैसे कर दी, ये पैसे किधर गए। हम तो इन मामलात को हाईलाइट करते रहेंगे। इससे कबल इस तरह के मामलात कितनी बार सामने आ चुके हैं? देखें, जो मैंने आपको बताया कि इस तरह की जो मामलात हैं कि ये जो पैसे होते हैं नॉर्मली इनको जो ऑडिटर्स ने एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड यूज़ किया है कि इन पैसों को एक जगह पर पार्क किया गया है प्राइवेट बैंकों में। अच्छा। अब जब प्राइवेट बैंकों में पार्क कर दिया गया, सरकार से ले लिए गए, तो ये पैसे तो सरकार के खजाने से निकल गए। अगर ये वापस उसी वक्त सरकार के पास होते तो सरकार एक तो इन पैसों को 1.5 अरब रुपए को किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी लगा सकती थी। लेकिन महकमा सेहत की जानिब से जब
सरकार की जानिब से ये पैसे ले लिए गए तो इनको तो लगना चाहिए था मुतलका जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि बताया जाता है कि जो अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं तो वो कहते हैं जी कि हम लोग तो अदवायात खरीदते हैं, हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को। एक बड़ा सॉरी मैं आपको यहाँ पर काट रही हूँ, लेकिन एक जो सवाल जो मेरे माइंड में इस वक्त काफ़ी कलाबाजियाँ खा रहा है कि एक बार हुकूमत के खजाने से पैसा निकल गया, कमर्शियल बैंकों में चला गया, क्या वो पैसा वापस हुकूमत को मिलता है? देखें, वापस तो उन्होंने मांग लिया है। ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में वाज़े तौर पर कहा है, ऑडिट रिपोर्ट में, कि ये जो पैसे हैं हमें पता है कि कहाँ पर गए, किस प्राइवेट बैंकों में गए। अच्छा। अब ये पैसे जो हैं वो वापस लाए जाएं और मुनाफा जो है वो आपने जो जून 2023 तक हमें बताना था कि इस पे से जो प्रॉफिट मिला है वो कितना है, और वो वापस मुनाफा भी आपको सरकार के खजाने में जमा करवाना है। ऑडिट किया गया है और क्या अब कोई कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई है? देखिए, जो ऑडिटर जनरल है उनकी जानिब से वाज़े तौर पर जो है ना, जो अपनी फाइंडिंग दी गई है ना, उन्होंने कहा कि इस मामले की मुकम्मल तौर पर एक तो इंक्वायरी की जाए कि ये पैसे प्राइवेट बैंकों में क्यों रखे गए और वो जिम्मेदार कौन है। वो जिम्मेदार जो है वो मुतलका जो सेक्रेटरी होंगे, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है उसके मुतलका हेड होंगे, उनको पूछना पड़ेगा। उसके बाद साथ साथ उनका ये कहना है कि जो सरकार को इस वजह से नुकसान हुआ है वो नुकसान भी पूरा किया जाए और पैसे जो हैं वो मुनाफे समेत सरकार के पास जमा करवाने चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर ये फाइनेंशियल बदनवानी है, वहीं जो पंजाब के अस्पतालों में ख़ास तौर पर जो आप तहसील की सतह पर देख लें या ज़िले की सतह पर जो आप हॉस्पिटल्स देख लें, वहां पर जो सहूलियात का फुकदान है, ये पैसे उस जगह पर लगने थे। यानी कि 1.5 अरब रुपया बैंकों में पड़ा रहा और जो पंजाब के दही इलाके हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, वहां पर जो है किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। तो ये दो जुर्म है, एक सरकार के पैसों को प्राइवेट बैंकों में रख लिया गया, दूसरा उन पैसों को खर्च नहीं किया गया उन जगहों पर जहां पर सहूलियत फराहम करना इस महकमे की बुनियादी जिम्मेदारी थी। क्योंकि यही होता रहा कि जो अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, लोग इसलिए ही आते हैं कि वहां पर सहूलियत होती हैं और सरकार के पास अमूमन जो है महकमा हेल्थ यही कहता रहता है कि उनको फंड्स की कमी है। भाई सरकार ने तो उनको फंड्स दे दिए, अब उनको आपने अगर प्राइवेट बैंकों में पार्क करके वहां पर से मुनाफा कमा रहे हैं या किसी को अब्लाइज कर रहे हैं, इसकी वाज़े तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि ये जो पैसे थे ये किस मकसद के लिए पंजाब हुकूमत के खजाने से महकमा सेहत ने निकलवाए। सरकार ने एक इनिशिएटिव तो लिया है, कार्रवाई तो स्टार्ट हुई है, तो क्या इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी ताकि कम से कम ये जो फरसूदा निज़ाम चलता आ रहा है वो ठीक हो जाए? देखें, जो वाज़े जो चीज़ तो हो गई है और कि ये बदनवानी हुई है, प्रॉफिट खाया गया है, पैसे पार किए गए हैं, मुतलका जो प्रोजेक्ट मुख्तलिफ तहसीलों से, DHQ से, BHQ से जो पंजाब हुकूमत के पास आए थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के पास आए थे और उनको ये कह के वापस छोड़ दिया गया कि उनके पास फंड्स की कमी है, जबकि फंड्स जो ऑडिट रिपोर्ट है वो बता रही है कि दिसंबर 2023 तक जो है वो 1.5 अरब रुपए के करीब जो फंड्स हैं वो महकमा सेहत के पास मौजूद थे और ये फंड्स जिस मद में मौजूद थे वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं, जो DHQs हैं, उनके ऊपर लगाए जाने थे और वहाँ पर नहीं लगाए गए और सिर्फ जो है इसको एक जगह पर सेव कर लिया गया। अब जो बुनियादी नुक्ता जो उठाया गया है इस ऑडिट रिपोर्ट में, एक तो ये है कि इसका मुनाफा खाया गया है इन पैसों को निजी बैंकों में रखकर। सरकार उस मुनाफे की दावेदार हो सकती है, वो मुनाफा भी क्या सरकार लेगी? जी, सरकार जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें जो अपनी फाइंडिंग दी गई है उसमें यही कहा गया है कि ये जो प्रॉफिट आया है इन 1.5 अरब रुपए से वो फौरी तौर पर जो है वो पंजाब हुकूमत के खजाने में जमा करवाया जाए और इस हवाले से जिन लोगों ने ये अहकाम दिए थे कि इन पैसों को निजी बैंकों में रख दिया जाए उनकी भी जिम्मेदारी का तयन किया जाए और उनको भी जो है कटहरे में लाया जाए ताकि इस तरह का जो मामला है सरकार के पैसों को निजी बैंकों में रखा जाए और सरकार का पैसा जो आवाम की फलाह बहबूद पर लगना चाहिए। और हेल्थ सेक्टर ऐसा है जहां पर हमेशा से यही बात सामने आती है कि फंड्स की कमी है, फंड्स की कमी है। अगर आप आज DHQs और BHQs में जाएं तो आप ये ज़हन में रखें कि वहां पर तो
थर्मामीटर लेने के लिए भी ना मरीजों को कहा जाता है कि जाके बाजार से लेकर बिल्कुल ऐसे आएं, है। या छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो मेडिकल की इमरजेंसी में होनी चाहिए वहाँ तक जो है वो मौजूद नहीं होती, और उसके लिए भी फंड्स का रोना रोया जाता है। और दूसरी जानिब यहाँ पर अरबों रुपया जो है वो ऐसे बैंकों में रख लिया जाता है जो कि सरकार के नहीं है, और उसके ऊपर एक मिसमैनेजमेंट है। ये देखें, दो तीन चीज़ें इसमें आ गई। पहली बात ये है कि आपने पैसे लिए एक सरकार से, उस सरकार के पैसे को आपने निजी बैंकों में रखा, उसके बाद उससे मुनाफा कमाया, मुनाफा भी किधर गया अभी कोई नहीं पता। और जो सरकार के अस्पताल हैं वहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरियात जिसकी फराहम करने की जिम्मेदारी है, बाकायदा तौर पर इस यूनिट की जिम्मेदारी थी सरकार की जानिब से, तो इसको दे दिया गया। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट भी दे दिए, लेकिन कई प्रोजेक्ट ऐसे अधूरे पड़े हुए हैं जहाँ पर ये पैसे लगने थे और नहीं लगे। तो इस हवाले से भी इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो प्रोजेक्ट जहाँ पर ये पैसे लगने थे वो लेट क्यों हैं, वहाँ पे सहूलियात क्यों नहीं है, और ये इस हवाले से भी। तो ही में एक आखिरी सवाल वो ये कि कार्रवाई की जाती है, हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि कार्रवाई स्टार्ट होती है लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकलता है। अभी तक इस हवाले से कोई रिकवरी की गई, कोई डिटेल सामने आई है कि कुछ रिकवरी हो भी पाई है? देखें, ये जो मामला है इस हवाले से जो आखिरी जवाब जो मांगा गया था, ये 11 दिसंबर 2023 में जब ये ऑडिट रिपोर्ट आई, तो ऑडिट रिपोर्ट के बाद जो मुतल्लिका लोग थे उनसे जवाब मांगा गया था कि ये पैसे किधर हैं, इसका मुनाफा किधर है, और ये पैसे आपने जिस मद में निकलवाए थे हुकूमत पंजाब के ख़जाने से वहाँ पर क्यों नहीं लगे। इस हवाले से जो सवाल पूछा जा रहा है, और अभी तक 8-9 माह गुजर गए इस मामले को, इसका कोई जवाब नहीं आया, और ये ऑडिट पैरा अभी तक डिस्पोज इसलिए नहीं हुआ कि अभी तक इस बात का जवाब ही नहीं दिया जा रहा कि ये पैसे किधर गए। इसीलिए जब हमारी बात हुई मुतल्लिका वज़रा से, तो उनका अभी तक तो ये कहना था कि ये मामला जो है वो पिछला उनके टेन्योर आने से पहले का है। हम इस हवाले से देखेंगे, जो भी इंक्वायरी होगी उसमें जो लोग कसूरवार साबित होंगे उनके खिलाफ ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, अवाम के फलाह से ऐसे जो तमाम मामलात हैं हम हमेशा उनको हाईलाइट करते रहेंगे ताकि हुकाम बाला इस हवाले से कोई ना कोई इनिशिएटिव ले, कोई ना कोई काम करे और उस काम के हवाले से अवाम की फलाह हो सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मज़ीद अहम खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।